भारतीय साक्षर अधिनियम 2023। अब तक हम 1872 पढ़ते थे, बट अब है आपका 2023। तो देखिए, जो यूपी एपीओ मेंस आता है उसमें आपका 100 नंबर का आता है ये पेपर जी। और आपके सेक्शन में काफ़ी अच्छी, यानी कि बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। और हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट आपके होते ही हैं, वही आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो मेरे आपके लिए आज लेकर आई हूँ ये जो पेपर आप लोग देख रहे हैं 2018 का है यूपी एपीओ का। और इसमें आप देखेंगे कि जी साक्षी अधिनियम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगी कि ये जो एरिया है ये पहली बार नहीं पूछा गया, बल्कि इससे पहले भी काफ़ी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें आपको प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए जी, ये आपको इसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिख रही होंगी यहाँ पर, तो नॉर्मल सी बात है। ये देखिए, आपको पूरा प्रॉब्लम बेस आपको पूरा पेपर नज़र आ रहा होगा, तो और टिप्पणियों पर है। तो सबसे पहले आप ये बात जान लें कि जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं सबसे अच्छा जो है यहाँ पर वेटेज निभाती हैं। इसलिए भारतीय साक्षी अधिनियम में जिस भी सेक्शन के अंदर दृष्टांत हैं, आप उन दृष्टांतों को अच्छे से पढ़ें। खासकर अगर मैं बता दूं पहले आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर कि कौन कौन से सेक्शंस के, जैसे लाइक सेक्शन 6 हम पढ़ते हैं, अब तक पढ़ते थे, बट अब आप पढ़ेंगे सेक्शन 4 भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 का। उसके अलावा सेक्शन 6 जो हम पढ़ेंगे इसका, सेक्शन 4 में आपके काफ़ी रजिस्ट्रेशन है, वो आप पढ़ें। सेक्शन 6 में रजिस्ट्रेशन है, वो भी आपको जो है यहाँ पर पढ़ने चाहिए। ठीक है, आप 7 में पढ़ेंगे, उसमें भी आपको जो है 5 में भी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेंगे, जो आपका परिणाम वगैरह बता रहा है, हेतु, तैयारी, पूर्ववर्ती, पश्चातवर्ती आचरण आपका 6 में मिलेगा। 7 में जो आपका पहचान, जो आपका TIP आता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जो आपका आता है 7 में, तो आप समझ जाएंगे 4 से 7 तक तो हमारे वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आप पढ़ेंगे 12, यानी कि जो शरीर और शारीरिक संवेदनाओं के बारे में बात करता है, जैसे कि इंटेंशन है, विद्वेष है, इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में जो बात करता है। फिर कन्फेशन वगैरह वाला पोर्शन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका सेक्शन 24 जो आता है कन्फेशन के बारे में, उसमें 2 इलस्ट्रेशन और दोनों से प्रश्न आपका बनता है 100%। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आते हैं 26 जो आपका आता है, और ये अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका डाइन डिक्लेरेशन, इसमें आप लोग देखते हैं बहुत सारे इलस्ट्रेशन है। अगर मैं बहुत सारों की बात करूँ इसी एरिया में, आगे मैं नहीं जाऊँगी आज, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सेक्शन 6 में, ओके, 12 में एंड आपका 26 में। ये 3 ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, तो आप इनके इलिस्ट्रेशंस हैं, तो आप इनके उन दृष्टांतों को, इलिस्ट्रेशंस को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मेंस में जो आपका प्रॉब्लम स्पेस बनती है वहीं से बनती है, और दूसरा केस लॉज से बनती है। तो जो भी रिसेंटली बहुत लीडिंग केस लॉज हो या ओल्ड जो भी आपके आए हुए हैं केस लॉज हो, उनको आप अच्छे से स्टडी करें। तो आइए सबसे पहले हम आते हैं कि हमारा जो प्रश्न पूछा गया 2018 में। देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो अनिवार्य होता है, बाकी 5 प्रश्न आते हैं, पहला अनिवार्य होता है, बाकी आपको आगे के में से कोई भी 4 जो है वहाँ पर करने होते हैं। बट एक बात याद रखें कि कहने के लिए ही हो जाते हैं भाई। आप मैं इसमें आपको बताऊंगी तो आप देखेंगे कि कितना एक ही प्रश्न में ABCD करके काफ़ी इंक्लूड कर देते हैं। बट सबसे बड़ी बात इसमें ये कि आपको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं देते हैं, क्राइटेरिया उनका आपका सर्टेन रहता है। ऐसे नहीं कि आप मन चाह कितना भी लिख दो, लिमिटेड पेज रहते हैं, उतने पे आपको क्वेश्चन जो है अपना करना, रिलीवेंट फैक्टर विद इंपॉर्टेंट केस लॉस के साथ। अब यहाँ पर देखिए, ये पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो है प्राथमिक नियम क्या है, यानी कि जो हमारा एविडेंस है उसके आपके प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं, और यहाँ पर जो प्रावधान है, जो दृष्टांत है, उनकी सहायता से पूछा जा रहा है। तो भाई यहाँ पर खोलकर तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि भाई अगर आप कहीं भी साक्ष्य देते हैं किसी मामले में, तो प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं? प्राइमरी रूल्स होते हैं आपके कि आप हियर से एविडेंस नहीं दोगे, मतलब सुना सुनाया साक्ष्य नहीं दोगे। साक्ष्य आपका क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए। ये कहाँ पढ़ते हैं? अब आप सेक्शन 55 में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिलेवेंट प्रावधान भी पूछे, इलिस्ट्रेशन आप अपने पास से यहाँ पर बना सकते हो। केस लॉस नहीं पूछा, आप डाल सकते हो, बट यहाँ पर उन्होंने इलिस्ट्रेशन पूछा है। उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा कहता है कि जो साक्ष्य है वो विवादक और सुसंगत तथ्यों का दिया जा सकेगा। उसके बारे में हमारा सेक्शन कौन सा कहता है? 3 कहता है। और यहाँ पर अगर देखिए, हम रिलेवेंट प्रोविजंस भी हमको यहाँ पर बताने हैं। और उसके बारे में अगर यहाँ पर बात करो, जैसे कि आप 4 से कहाँ तक पढ़ेंगे? 50 तक पढ़ेंगे फिलहाल। उसके बाद तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा है कि जो सर्वोत्तम साक्ष्य है वही दिया जाना चाहिए। तो सर्वोत्तम साक्ष्य के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? वो पढ़ेंगे आप जो 94 और 95 के अंतर्गत आता है, रिटन के बारे में। ये जो लिखित है उसे लिखित में दो, वही सर्वोत्तम साक्ष्य है आपका, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे जो है पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारे पहले प्रश्न का आंसर इस तरीके से हो जाए, क्योंकि 2018 का है तो रिपीट होने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद अब कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी हैं यहाँ पर 2 प्रॉब्लम दी हुई हैं।
अब ये पहली प्रॉब्लम क्या है, अब ये पूछ रहे हैं कि कारण सहित हमको व्याख्या करनी है कि अधोलिखित मामलों में साबित किए जाने वाले तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहाँ पर 2023 हम इंक्लूड करेंगे कि किस धारा के रूप में रिलीवेंट है, क्योंकि भाई अब हम फिलहाल यहाँ पर अब सेक्शन हमसे रिलीवेंट मांग रहा है, तो सेक्शन हम 1872 के तो नहीं देंगे, अब आप क्या देंगे 2023 के। तो पहले भी हमसे देखिए पूछा है कि ए और बी जो है वो चोरी के अपराध में अभियुक्त हैं दोनों, और चोरी का कार्य पूरा होने के ठीक पूर्व, अभी चोरी मतलब वो कर रहे हैं, काम चल रहा है उनका, घटना के दौरान वो चीजें बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चोरी का कार्य पूर्ण होने से ठीक पूर्व बी ने ऐसे कहा कि अब चोरी का जो सामान है ना उसे लेकर हम अपने मित्र से के यहाँ रुकेंगे, तुम तैयार रहो। अब यहाँ पर क्या बी का स्टेटमेंट रिलीवेंट है? तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको बताना है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर जो बी का स्टेटमेंट है वो रिलीवेंट है। लेकिन अगर हम धाराओं की बात करें कि धाराओं में कहाँ कहाँ होगा, तो देखिए धाराओं में यहाँ पर हम अगर आप देखेंगे तो दो धारा इंक्लूड यहाँ पर हमको नजर आ रही। कैसे? पहला काम कह रहे हैं कि चोरी का कार्य पूर्ण होने से ठीक पूर्व, मतलब वो उस ट्रांजैक्शन के काम के साथ साथ उस बात को कह रहा है, मतलब एक ही समव्यवहार का भाग है। तो अब आप समझ जाएंगे अगर कोई चीज एक ही समव्यवहार का भाग है तो आप उसे समझ गए कि भाई ठीक है, एक ही समव्यवहार का भाग मतलब ये तो सेक्शन 4 में जा रहा है रजिस्ट्री में, तो एक तो इसमें सेक्शन 4 आपका इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा कि जब हो जाएगी तो हम अपने मित्र के यहाँ रुकेंगे, तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, पश्चातवर्ती फिर तैयारी भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रिपरेशन किस में रिलीवेंट हो जाएगी, 6 में रिलीवेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से इस जो प्रॉब्लम है ऐसे आप इसको यहाँ पर फ्रेम करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि ए जो है साक्ष्य असन द्वारा बी की मृत्यु करने के कारण, अब देखो इंटेंशन से कर रहा है कि ए जो है साक्ष्य है, असन का मतलब था शूटिंग, जैसे बंदूक मारकर शूट करके बी की मृत्यु कारित करने के कारण हत्या के लिए विचारित है। अब ए पहले भी ये और रे पर हत्या के लिए शूट कर चुका है, और ए बे पर भी पहले हत्या के लिए अशन किया था। क्या ये रिलीवेंट है? तो अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो विचारण हो रहा है वो ए का हो रहा है कि उसने बी की मृत्यु कारित की। अब उस मामले में यहाँ पर साक्ष्य दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए इंटेंशन थी, उसको क्या किया था, उसने मारा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर साक्ष्य दिया जा रहा है। साक्ष्य क्या दिया जा रहा है कि भाई जो मतलब ए था उसने पहले भी ये और रे को मारा था। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसमें दो फैक्ट आ गए। एक पार्ट तो हो गया कि वो ये और रे पर को भी सूट कर चुका है पहले, ठीक है, ए पूर्व में उसने ए ने जो था बे पर भी पहले हमला किया था। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस प्रॉब्लम का एक भाग तो हमारा रिलीवेंट होगा, एक नहीं होगा। अब कौन से सेक्शन में होगा भाई, सेक्शन के अकॉर्डिंग ही तो पहचानेंगे ना। तो कहाँ होगा भाई, या मन की दशा कहाँ है, सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग होगा। मनोदशा के बारे में तो बात कर रहे हैं, सेक्शन 14 जो आप पढ़ते थे 1872 में, अब हो जाएगा आपका सेक्शन 12 के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब आपसे बात कर रहा है कि ए ने जो बी की मृत्यु कारित की, जिसके लिए ए का ट्रायल चल रहा है, तो भाई ये और रे की उसने हत्या की, ये तो रिलेवेंट नहीं होंगे उसके विचारण में। लेकिन भाई उसने पहले भी ए को, भाई अब तो मृत्यु के लिए विचारण चल रहा है, लेकिन उसने पहले भी उसको सूट करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर ये क्या होगा, रिलीवेंट होगा। लेकिन आधा जो पार्ट इधर का रिलीवेंट नहीं होगा। सेक्शन मैंने आपको बता दिया 12, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे मैंने कहा ये प्रॉब्लम आपकी, अब देखिए ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकली इन्होंने बनाई है, लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि काम के दौरान कोई काम कर रहे हैं और आगे की प्रिपरेशन बना रहे हैं, तो कहाँ कहाँ ये चीज़ें आपको रिलेवेंट नजर आ रही हैं। बाकी ये आपका, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है भाई बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 8 और सेक्शन जो 12 है उसकी सारी प्रॉब्लम्स को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए अब ये प्रश्न तो आप एक काम करें, आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं यूपी एपीओ के लिए, उसमें आप एक यहाँ पर मेरे कहने से आप एक काम कीजिए कि एक नोटबुक लें, और नोटबुक में आप प्रीवियस ईयर के जितने भी डायरेक्ट डिक्लेरेशन के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें एक जगह आप कलेक्ट करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है कि किसी टॉपिक पर अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप उसको एक जगह इकट्ठा लिख लें। क्यों? क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन सेम आ रहा है या इसमें कुछ डिफरेंस है तो कौन सा है, और आप उन सबका एक जगह जो है शॉर्ट जो है क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं,
कर सकते हैं ताकि लास्ट टाइम पर आपके रिवीजन के लिए बेनिफिट हो जाए। क्योंकि देखिए डाइंग डिक्लेरेशन जो है ना, ये हर साल पूछा जाता है भाई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ऐसा प्रश्न है जो आपको तैयार करना ही करना है। ये समझ लीजिए कि ये तो भाई बीएसए की जाना है, आना ही आना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तव में आती ही आती हैं, ठीक है, क्योंकि आएंगी क्या भाई, जो रिलीवेंट है उन्हीं को तो पूछेंगे ना बार बार, तो और कहाँ से लाएंगे ना। सॉरी एवरीवन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि जो आपका डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर के, तो उसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं कि भारतीय और आंग्ल विधि के मध्य अंतर करते हुए मृत्युकालिक कथन की परिभाषा कीजिए। यानी कि जो मृत्युकालिक कथन है उसमें हमारा जो इंडियन लॉ है और जो आपका आंग्ल विधि है उसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बताओ और डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को डिफाइन करो और इसकी एविडेंटरी वैल्यू बताओ और क्या केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोषित किया जा रहा है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में 4 चीजें पूछी गई हैं आपसे, ध्यान से देखिएगा। पहला, भारतीय विधि और आंग्ल विधि में डिफरेंस पूछे डाइंग डिक्लेरेशन में, फिर उसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं, फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसकी एविडेंटरी वैल्यू पूछी जा रही है, और फिर कि क्या अगर डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर आप दोष सिद्धि की जा सकती है। तो अब आप इन सब का आंसर आपको अलग अलग बताना होगा विद अच्छे से हेडिंग डाल के, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस पहले आपने पढ़ लिया आप उसी को लिख रहे, इसलिए मैंने कहा किस किस तरीके से पूछा गया, एक जगह उसको कलेक्ट कर ले सारे क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर मैं सेक्शन बताऊंगी आप लोगों को। सेक्शन है आपका 26, 32 1 पढ़ देते बट अब नहीं है भाई, भूल जाओ अब लोगों। 26 रट लो, जैसे 32 रटा हुआ था ऐसे अब आप रट लो 26। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी विधि की अगर मैं बात करूँ आंग्ल विधि में, तो देखिए भारतीय विधि में क्या है, भारतीय विधि में ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसे मृत्यु की आशंका हो, लेकिन यहाँ पर मृत्यु का खतरा उसको होना ज़रूरी है भाई। ये पाकला के केस में भारत में कहा गया था, बहुत लीडिंग केस लॉ है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है और यहाँ पर ज़रूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण क्या चीज़ है कि यहाँ पर मृत्यु होनी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर अगर मृत्यु नहीं हुई ना तो वो अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो रिलीवेंट हो जाएगा आपको 159 160 के अकॉर्डिंग उधर जा करके, लेकिन इंग्लिश लॉ में नहीं होता है। उसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश लॉ में क्या है कि जैसे आपने देखा होगा 26 में कि चाहे मामले की कार्रवाई की प्रकृति कैसी ही क्यों ना, क्योंकि सिविल और क्रिमिनल दोनों में रिलीवेंट होती हैं चीज़ें, लेकिन आंग्ल विधि में केवल जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उन्हीं में रिलीवेंट होती है, ठीक है। बाकी आप यहाँ से इस चीज़ को अच्छे से करेगा, मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझ के उसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये हमारी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पर तथ्यों की सुसंगतता का परीक्षण करा रहे हैं भाई। अब देखिए, अब आपको दिमाग अपना यहाँ पर लगाना है। पहला हमसे पूछा कि इलाहाबाद से दिल्ली जाने वाली चलती ट्रेन में चोरी के आशय से एक महिला यात्री के सोने की जंजीर खींचने का एक क्या है, अभियुक्त है। अब महिला ने क्या किया, एक को पकड़कर ट्रेन में चल रेलवे सुरक्षा दस्ते के उपनिरीक्षक को सुपुर्द कर दिया। अब यहाँ पर ए ने उपनिरीक्षक से बिना किसी दबाव के अपना दोष भी स्वीकार कर लिया, तो क्या उसका कन्फेशन यहाँ पर रिलीवेंट होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम अब आप समझ गए यहाँ पर कि सिंपल को ये प्रॉब्लम पढ़ते ही अगर आपने एविडेंस अच्छे से पढ़ रहा है आप वो सेक्शन क्लिक कर जाएगा क्या कि भाई ये तो सेक्शन 23 का क्लॉज 1 आ रहा है कि पुलिस के समक्ष ये संशय करती कि उसको साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी अटपटी पूछ ली, क्या पूछ ली कि वो महिला जो थी इलाहाबाद से दिल्ली जो ट्रेन जा रही थी उसमें यात्रा कर रही थी, एक व्यक्ति आया और उसकी चैन जंजीर को क्या कर लिया, उसकी मतलब यात्री की सोने की जंजीर को खींच लिया। अब महिला तो उसको देगी ना। अब ऐसी स्थिति में अगर वो नॉर्मली अपना स्वीकार कर रहा है दोष को, तो यहाँ पर कन्फेशन क्यों नहीं होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि किसी भी कंडीशन में पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कन्फेशन रिलीवेंट नहीं हो गया, उसमें एक्सेप्शन तो अलग दिया हुआ है, वो एक्सेप्शन यहाँ पर यूज है नहीं। तो ये आप दिमाग यहाँ पर लगा सकते हो, भावनाओं में नहीं बहना, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। आगे हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि प्रश्न है कि क्या ए की जो जन्म तिथि है वो 8/2/1990 है। जन्म के समय ए के पिता ने क्या कहता, हल्दी का चूर्ण लेके एक दफ्ती पर लिख दिया, लेकिन और घर में क्या रख दिया, उसको सुरक्षित रख दिया। तो क्या प्रीवियसली रिलीवेंट है। देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस तरीके से किसी भी चीज़ पर अगर आप अंकों शब्दों के द्वारा कुछ अंकित कर रहे हो तो ऐसे डॉक्यूमेंट तो माना जाएगा। पर अगर हम यहाँ पर जो हमारे अब सेक्शन 28 वगैरह जो यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, उनके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर ये देखा जाए तो ये रिलीवेंट नहीं देखा जाएगा, ठीक है। ये रिलीवेंट यहाँ पर क्या होगा, नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ से हमारी बनती हैं, ठीक है। ये आगे की प्रॉब्लम्स के लिए कल लेकर आएंगे। तो इस तरीके से देखिए 2018 का पेपर है और अब आपका 18 से आपका अब 26 चल रहा है।
तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से आपकी कोई प्रॉब्लम बन जाए। लेकिन इन प्रॉब्लम से आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि हमें सेक्शन को बहुत डीप एनालिसिस करना है, ताकि अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम तुरंत ये समझ जाए कि जब प्रॉब्लम इस पर डिपेंड है और इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार क्लियर कर दूँ, अगर यूपी एपीओ का मेंस बैच आपने जो है अभी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास ओनली 1 मंथ बचा हुआ है। 1 मंथ भी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बीच में कभी कभी ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाती हैं कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो अब बहुत कम समय है। 16 माइनर लॉज आपके लिए वेटेज रखते हैं इस बार यूपी एपीओ में सेलेक्ट कराने में, तो देर मत कीजिएगा। खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, टाइम रहते आप लोग बैच ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं इसी पेपर के पार्ट 2 में।